एज यू कैन सी यूपी का ब्रोशर रिलीज हो गया है मेडिकल की काउंसलिंग के लिए, मेडिकल डेंटल दोनों की काउंसलिंग, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए और प्राइवेट कॉलेज के लिए। तो वो हम लोग इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। ब्रोशर में क्या क्या डिटेल्स मिली है, वो बच्चे जो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, कितना रिजर्वेशन है, क्या प्रोसेस होगा काउंसलिंग का, कैसे चॉइस फिलिंग होगी, उसके बाद आपको जब अलॉटमेंट होगा तब आप कैसे प्रोसीड करेंगे, अगर किसी को सीट छोड़नी है तो कैसे छोड़ सकते हैं, किस तरह से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, वो सारी डिटेल्स आपको इसमें मिलेंगी। अब ये है अध्याय नंबर 1। अध्याय नंबर 1 का मतलब ये है कि काउंसलिंग किस तरह से प्रोसीड होगी। अब इसमें आप समझिए कि आपने यूपी के पोर्टल पे रजिस्टर किया। यूपी का पोर्टल है ये यूपी नीट government.in। इस पे आप रजिस्टर करेंगे अपने नीट के एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर के साथ। फिर वहां पर आप फीस पे करेंगे, रजिस्ट्रेशन की फीस है 2000 रुपए, वो अमाउंट आप पे करेंगे। इसके बाद फिर आप सिक्योरिटी मनी पे करेंगे। सिक्योरिटी कैसे है, गवर्नमेंट के लिए 10,000, एमबीबीएस के लिए 2 लाख और बीडीएस के लिए 1 लाख, ये अमाउंट आप पे करेंगे। इसके बाद जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, आपने 10th 12th डोमिसाइल कैटेगरी, इस तरह के सारे डॉक्यूमेंट जितने भी आपने दिए हैं वो वेरीफाई होंगे। फिर एक स्टेट की मेरिट लिस्ट बनती है, स्टेट मेरिट कि जैसे अभी हमारे पास जो है हमारे नीट के स्कोर कार्ड में वो ऑल इंडिया मेरिट है। ये सब डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होने के बाद फिर एक स्टेट की फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। उसके बाद फिर आप अपनी चॉइस फिलिंग करेंगे किन किन कॉलेज में आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका रिजल्ट। आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, उसके बाद आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे, अपनी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करेंगे नोडल सेंटर पर जाकर, एंड यू गेट योर एडमिशन डन। दिस इज अध्याय नंबर 1। अब हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। ये हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे। दिस इज एलिजिबिलिटी कि कौन कौन बच्चे काउंसलिंग में यूपी के एलिजिबल हैं। हर वो बच्चा जिसने नीट यूजी की परीक्षा दी है और उनका रिजल्ट आया है। दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 में ये है कि जैसे कुछ आरक्षित वर्ग होते हैं जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, उनका कट ऑफ जनरल से अलग होता है। हर वो बच्चा जिसने कट ऑफ क्रॉस किया है, अगर आपने कट ऑफ में आपकी एलिजिबिलिटी है, आपने नीट क्वालिफाई किया है, पहला पॉइंट वो जिन्होंने नीट दिया है, दूसरा पॉइंट वो जिन्होंने कट ऑफ से अबव स्कोर किया है, थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि वो बच्चे जिन जो रिजर्वेशन से बिलोंग करते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी या सब कैटेगरी कोई रिजर्वेशन उनके पास है, तो वो पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं काउंसलिंग में, लेकिन उनको रिजर्वेशन का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। मान लीजिए अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपका अगर स्कोर जनरल जितना है तो आप इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 130 पे ओबीसी में क्वालिफाई कर लिया, लेकिन जनरल का 163 है, तो आपका स्कोर 163 से अबव होना चाहिए, तो ही आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं यूपी की। नेक्स्ट पॉइंट ये है प्रदेश के जितने भी गवर्नमेंट राजकीय, राजकीय मतलब जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस जो हैं उनके लिए उत्तर प्रदेश के जितने भी मूल निवासी हैं, मतलब अगर आपको यूपी के किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है मेडिकल में, डेंटल में, तो आपका यूपी का होना जरूरी है, आपका मूल निवास यूपी होना चाहिए। वो कौन से बच्चे हैं जिन्होंने अपना 10th और 12th दोनों यूपी से किया है, वो बच्चे भी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एलिजिबल हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे इन्होंने ये कहा है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना 10th या 12th किसी और स्टेट से करते हैं, वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि उनका मूल निवास यूपी होना चाहिए और उनके पास मूल निवास का डॉक्यूमेंट किसी गवर्नमेंट गेजेटेड ऑफिसर से बना हुआ होना चाहिए, ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप 10th 12th यहीं से कर रहे हैं तो आपको डोमिसाइल नहीं चाहिए, अगर आपने 10th 12th बाहर से किया है तो आपको यूपी का डोमिसाइल चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रदेश के निजी क्षेत्र के मेडिकल डेंटल कॉलेज के लिए कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है कि अगर आप अल्पसंख्यक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपने अगर इंडिया में कहीं से भी अपना 10th 12th किया है तो यूपी के जो अल्पसंख्यक कॉलेजेस हैं और जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनके लिए आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसके लिए आप एलिजिबल हैं। देखा है कि जिन बच्चों ने नीट 2023 में स्ट्रे राउंड में जिन्हें अलॉटमेंट हुआ और उन्होंने फिर वहां एडमिशन नहीं लिया, अब आप इसको ऐसे समझो कि मान लो अगर आप 2023 की स्ट्रे राउंड की काउंसलिंग में बैठे हैं यूपी की और आपको कॉलेज मिला लेकिन आपने अलॉटमेंट लिया नहीं, आपने कॉलेज में जाकर रिपोर्ट नहीं किया, तो आप 2024 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है रिजर्वेशन कि रिजर्वेशन किस किस तरह से है। पहला तो वर्टिकल रिजर्वेशन। वर्टिकल में ये क्या है कि अगर आप एससी से हैं तो 21%, अगर आप एसटी से हैं 2%, अगर आप ओबीसी से हैं 27% और ईडब्ल्यूएस से हैं तो 10%। दिस इज योर वर्टिकल रिजर्वेशन। अब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अच्छा अब ये आप देखो जो स्टेट के कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, अंबेडकर नगर में, कन्नौज में, जालौन में और सहारनपुर में,
इनमें रिजर्वेशन का क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है कि अगर आप अनुसूचित जाति से हैं तो आपको मिलेंगे 62% सीट्स। अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको मिलेंगी 11 सीटें। अगर आप एसटी से हैं 5 सीटें, और अगर आप एससी से हैं तो 62 सीट्स। मतलब ये कि इन कॉलेजेस में जनरल कैटेगरी का बच्चा नहीं पढ़ सकता, इसमें एससी एसटी और ओबीसी का बच्चा ही काउंसलिंग में पढ़ सकता है। ये हो गया हमारा बेसिक वर्टिकल रिजर्वेशन। अब आते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पे। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या है? इसको हम लोग एक तरह से सब कैटेगरी बोलते हैं। सब कैटेगरी कैसे? जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको मिलेगा, जिनके साथ जैसे जो आर्मी में थे या नेवी में थे उनके साथ कोई दुर्घटना हो गई या जो शहीद हो गए उनके लिए एक परसेंटेज होती है, 2% उनको मिलेगा। जो बच्चे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड, वो उनको 5% मिलेगा, ठीक है। और जो एनसीसी के कैडेट्स हैं मिलेगा 1%, और लड़कियों के लिए गर्ल्स कोटा इट इज 20%। तो दिस इज योर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। इसके हिसाब से सीट्स अलॉट होती है। यहाँ पर आपका जो पॉइंट नंबर 1 है, पॉइंट नंबर 1 में इन्होंने ये कहा है कि जो बच्चे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या एनसीसी से बिलोंग करते हैं, इन दोनों को छोड़कर जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं आपके ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, वो आपके स्टेट के जो पैटर्न है, जो स्टेट की जैसे जो जन सुविधा केंद्र से जो बनते हैं वो वही डॉक्यूमेंट्स वैलिड होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि जो पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे हैं, पीडब्ल्यूडी के लिए एक ऑफिशियल लिस्ट है, उसी लिस्ट के जो हॉस्पिटल्स हैं अगर वहां जाके आप अपना एप्लीकेशन दे रहे हो और वो आपको वेरीफाई कर रहे हैं, सिर्फ वही डॉक्यूमेंट्स वैलिड होंगे। जो लिस्ट में हॉस्पिटल्स अलाउड हैं, अगर उन्हीं हॉस्पिटल से आपका डॉक्यूमेंट बना हुआ है तो आपको पीडब्ल्यूडी का बेनिफिट मिलेगा। एनसीसी में इन्होंने कहा है कि बी ग्रेडिंग या तो सी सर्टिफिकेट अगर है तो उसके आधार पर आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। अब इन्होंने कहा है अल्पसंख्यक मतलब माइनॉरिटी के जो कॉलेजेस होते हैं। अब माइनॉरिटी के कौन कौन से कॉलेजेस हैं? माइनॉरिटी के कॉलेजेस हैं आपके मुस्लिम माइनॉरिटी के और जैन माइनॉरिटी के। ये कॉलेजेस आपके प्राइवेट कॉलेजेस, जैसे मुस्लिम माइनॉरिटी में आपका करियर हो गया, एरा हो गया, इंटीग्रल हो गया, जैन माइनॉरिटी में आपका तीर्थंकर कॉलेज हो गया। तो इनमें क्या होता है कि 50% तो इनकी माइनॉरिटी वाले बच्चों को मिलते हैं और 50% जो अलॉटमेंट है वो जनरल मेरिट पर होता है। जैसे कुछ बच्चे क्या होते हैं जब फॉर्म फिल करते हैं तो वो क्या करते हैं कि मान लीजिए स्टेट में वो ओबीसी में बिलोंग करते हैं, लेकिन फॉर्म में उन्होंने जनरल कैटेगरी फिल कर दी। अब वो परेशान हो गए कि जी मैंने फॉर्म में जनरल कैटेगरी फिल कर दी और मेरा जो कैटेगरी है वो ओबीसी है स्टेट में, तो हम लोग क्या करेंगे? तो आपको टाइम मिलेगा, चांस मिलेगा कि आप अपनी कैटेगरी वेरीफाई कर सकते हैं, आप उसको चेंज करा के ओबीसी करा लें, लेकिन उसके साथ आपका फिर डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो उस कैटेगरी को वेरीफाई करे। अगर डॉक्यूमेंट सही होगा तो आपकी कैटेगरी चेंज हो जाएगी, अगर गलत होगा तो आप जनरल मेरिट में ही रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने ये कहा है कि जो भी कैटेगरी बेनिफिट्स हैं, चाहे वो ओबीसी के बच्चों के लिए हो, एससी के लिए हो, एसटी के लिए हो, वो उन्हीं बच्चों को मिलेंगी जो उन पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जो यूपी स्टेट ने रिकॉग्नाइज की है। तो अगर आपकी जो जाति है वो ओबीसी में आती है या एससी में आती है और आपके डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपको माना जाएगा। अब इसमें बताया गया है कि हमारी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कैसी होगी। वी टॉक अबाउट रजिस्ट्रेशन। जैसे मैंने आपको बताया है कि पहले आप इस पे वेबसाइट पे जाकर रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर होगा आपकी रोल नंबर से और एप्लीकेशन फॉर्म से। जो नीट का आपने अपना फॉर्म फिल किया उसमें जो रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर है उसके थ्रू आपका रजिस्ट्रेशन होगा। सेकंड पॉइंट में इन्होंने ये कहा है कि अपना फॉर्म आप खुद फिल करें, कहीं भी साइबर कैफे पे जाके किसी एजेंट के थ्रू फिल ना कराएं और अपना फोन नंबर और अपनी ईमेल आईडी डालें। नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि जब आप फॉर्म फिल करेंगे पोर्टल में तो इसमें कुछ चीजें ऑलरेडी आ जाएंगी, जैसे आपका नाम, आपके मदर फादर का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सब ऑलरेडी आ जाएंगे। इन्हें आप चेंज नहीं कर सकते हैं। जो आपने नीट के फॉर्म में डिटेल्स फिल की होंगी ना, अपना नाम, पेरेंट्स का नाम, वो सब इसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगा, इनको आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन इसके बाद आप अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, सब कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए आप फ्रीडम फाइटर हैं, एनसीसी से बिलोंग करते हैं, तो जो भी आपकी सब कैटेगरी है वो आप फिल कर सकते हैं। अपना एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वो सब आपको फिल करना है। ये सब करने के बाद आपको एक पासवर्ड बनाना है। ये वही पासवर्ड है जिससे आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं अपनी चॉइस फिलिंग के लिए, चॉइस लॉकिंग के लिए। इसी पासवर्ड के थ्रू आप इसमें बार बार जाकर अपना लॉगिन चेक कर सकते हैं पोर्टल पर कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मतलब मॉपअप राउंड, इन सब के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो कॉमन है, वो होगा 2000 रुपए का सबके लिए। आप किसी भी कैटेगरी से हो तो 2000 रुपए का रजिस्ट्रेशन शुरू में होगा फर्स्ट, सेकंड और मॉपअप के लिए। अगर आपको स्ट्रे राउंड में बैठना है अलग से बाद में, तो स्ट्रे राउंड के लिए 1000 रुपए का रजिस्ट्रेशन बाद में होगा, सेपरेट आपको करना होगा। अब ये जो भी आप पेमेंट करेंगे 2000 की ये या 1000 की स्ट्रे राउंड के लिए, ये नॉन रिफंडेबल है, ये पैसा रिफंड नहीं होता है।
ये पैसा लिया जाता है काउंसलिंग में आपको बैठाने के लिए। ये सब करने के बाद आपको अपना जो फॉर्म है वो डाउनलोड करना है, और जो आपने फीस सबमिट की है डाउनलोड करनी है। कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा टेक्निकल एरर हो जाता है कि आपको लगता है आपने फॉर्म फिल कर दिया, लेकिन फॉर्म फिल नहीं होता है, पेमेंट फेल हो जाती है। तो वो क्या कहते हैं कि टू बी ऑन अ सेफ साइड अपने डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लीजिए, फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए, मैंने प्रॉपर्ली फिल कर दिया है और रजिस्ट्रेशन फीस मैंने प्रॉपर्ली पे कर दी है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। अब इस पे रजिस्ट्रेशन ये क्या है, ये सिक्योरिटी अमाउंट है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जा रहे हैं तो ये 30,000 है। आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए जा रहे हैं, प्राइवेट एमबीबीएस के लिए अगर आप जा रहे हैं तो उसके लिए आपका सिक्योरिटी 2 लाख रुपए है। अगर आप प्राइवेट बीडीएस के लिए जा रहे हैं तो आपकी सिक्योरिटी 1 लाख रुपए है। अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो ये पैसा आपकी फीस में एडजस्ट हो जाएगा, अगर कॉलेज नहीं मिलता है तो ये पैसा आपका रिफंड हो जाएगा। जो बैंक डिटेल्स आप अपनी प्रोवाइड कराएंगे फॉर्म फिल करते समय, उसी अकाउंट में आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। ऐसे बच्चे जिन्हें गवर्नमेंट कॉलेज के लिए काउंसलिंग करानी है या प्राइवेट बीडीएस के लिए करानी है, उनको 1 लाख रुपए सबमिट करने हैं। बच्चों को डाउट होता है ना कि जी हमें गवर्नमेंट की भी काउंसलिंग करानी है और प्राइवेट बीडीएस के लिए काउंसलिंग करानी है, तो आप 1 लाख रुपए सबमिट करेंगे। अगर आप 2 लाख रुपए दे रहे हो तो आप गवर्नमेंट के लिए भी कर सकते हो और प्राइवेट के लिए भी कर सकते हो। जो भी आप सिक्योरिटी अमाउंट जमा करेंगे उसके बाद आपको उसकी रिसिप्ट जो है ना कि पेमेंट आपने कर दी है, पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है, वो भी आपको डाउनलोड करना है टू हैव विद यू एज अ प्रूफ। जो बच्चे सिक्योरिटी अमाउंट सबमिट नहीं करेंगे वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जिन बच्चों को काउंसलिंग में अलॉटमेंट नहीं हुआ, एज आई टोल्ड यू, उनका जो अमाउंट है जिस अकाउंट से उन्होंने पेमेंट की है उसी अकाउंट में रिफंड हो जाएगा अगर आपको अलॉटमेंट नहीं हुआ है। इसमें लिखा है कि जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं आपका जो ये अमाउंट है ये आपको वापस कर दिया जाएगा। राजकीय, निजी, मेडिकल, डेंटल कॉलेजों में आवेदन प्राप्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश लेने के उपरांत धरोहर धनराशि अभ्यर्थी को वापस कर दी जाएगी। तो जो भी ये अमाउंट है ये आपको वापस कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये कह रहे हैं कि आप जो सिक्योरिटी अमाउंट जमा करेंगे या तो वो अपने अकाउंट से आप जमा करें या तो अपने पेरेंट्स के थ्रू आप जमा करें, मम्मी या पापा के थ्रू, क्योंकि जिस अकाउंट से आप जमा करेंगे उसी में वो ऑटोमेटिकली आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो रिफंड हो जाएगा। जब आप ऑनलाइन अपना डॉक्यूमेंटेशन करेंगे तो उसमें आपको सारी डिटेल्स अपनी फिल करनी है, जैसे 10-12 की मार्कशीट, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कैटेगरी या सब कैटेगरी वो सब, और आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। और उस समय पर जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको एक नोडल सेंटर चूज करना होगा, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कौन कौन से नोडल सेंटर के आपके पास ऑप्शन है। तो जो भी नोडल सेंटर आपको नियरेस्ट है उसको आप चूज कर लीजिएगा। अब दिस चॉइस फिलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने कहा है कि जो बच्चे सिक्योरिटी अमाउंट जमा कर देंगे वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते। अगर आप सिक्योरिटी अमाउंट नहीं पे कर रहे हैं तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जितने भी चॉइसेस आपके पोर्टल पर आपको मिलेंगे, मान लीजिए आप 30,000 रुपए जमा कर रहे हैं तो गवर्नमेंट के सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आप 1 लाख रुपए जमा कर रहे हैं तो गवर्नमेंट प्लस रेंटल के ऑप्शन मिल जाएंगे। 2 लाख रुपए जमा कर रहे हैं तो सारे कॉलेजेस के ऑप्शन मिल जाएंगे, गवर्नमेंट, प्राइवेट, मेडिकल, एमबीबीएस सब। इसके बाद ये इन्होंने एक ही सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरी काउंसलिंग। मान लीजिए मैंने 30,000 रुपए सबमिट किए, मेरी रैंक 6,000 है और मैंने गवर्नमेंट कॉलेज अपनी चॉइस के हिसाब से फिल कर दी। अब फिल करके मैंने लॉग आउट कर दिया। अगर मैंने चॉइस लॉकिंग नहीं की है, दो चीजें होती हैं, एक होता है चॉइस फिलिंग, मैंने चॉइस फिलिंग तो कर दी लेकिन मैंने चॉइस लॉक नहीं की। अगर आपको जो टाइम मिला है, मान लीजिए 4 दिन का टाइम मिला है और उन 4 दिनों के अंदर आपने अपनी चॉइस लॉक नहीं की तो आपको काउंसलिंग में अलॉटमेंट नहीं होगा। भले ही आपकी रैंक 6,000 है, आपको वो कॉलेज मिल सकता है, लेकिन अगर आपने चॉइस अपनी लॉक नहीं की है, जिससे उसमें क्या होता है ऑल इंडिया में ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है, स्टेट में लॉक करनी पड़ती है। तो अगर आपने अपनी चॉइस लॉक नहीं की है तो आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी चॉइस आप फिल करें आपकी फाइनलाइज हो जाए उसको आप लॉक कीजिए, बिना लॉक किए आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा काउंसलिंग में। बहुत बच्चे कई बार रह जाते हैं ऐसे। अब जैसे इसमें अलॉटमेंट जो होगा वो डिपेंडिंग ऑन द मेरिट होगा। अलॉटमेंट कैसे होता है कि भैया जिस बच्चे की मेरिट ज्यादा है उससे नीचे की तरफ आता है। अब जिस कैटेगरी में जितनी सीटें बची हुई हैं वहीं तक वो अलॉटमेंट होता है। प्रथम और द्वितीय चरण की जो काउंसलिंग है वो आप 3rd राउंड तक अपनी सीट अपग्रेड करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे फर्स्ट राउंड में फॉर एग्जांपल सुभारती कॉलेज मिला, ठीक है, और मुझे चाहिए था शारदा कॉलेज नोएडा में। अब मैंने क्या किया कि मैंने अपनी सीट फ्रीज ना करके फ्लॉट कर दी। इसमें ऑप्शन होता है, उस पर हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि फ्लॉट में ऑप्शन होता है कि जब तक काउंसलिंग चलेगी तब तक अगर वहां कोई सीट खाली होती है और मेरी रैंक इतनी है तो मुझे वो कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो इसमें जो फर्स्ट राउंड में आपको अलॉटमेंट मिलेगा वो सेकंड राउंड में भी अपग्रेड हो सकता है, मॉपअप में भी अपग्रेड हो सकता है। लेकिन मॉपअप के बाद स्ट्रे के लिए नहीं जाएंगे आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड, 3 राउंड की काउंसलिंग के लिए आप बैठे। अब इन्होंने क्या कहा है कि जो काउंसलिंग है हमारी वो 4 चरणों में होगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मतलब मॉपअप और फिर आपका स्ट्रे राउंड। और ये सारी की सारी काउंसलिंग जो है
ये ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन आपको कहीं नहीं जाना है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रीशफल। रीशफल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको सुभारती कॉलेज मिला और आपको नेक्स्ट राउंड में मुजफ्फरनगर मेडिकल मिल गया, तो अगर आप चाहेंगे ना कि जी मैं सुभारती में रहूं, आप रह नहीं पाएंगे। आपको फिर अपनी पूरी प्रक्रिया मुजफ्फरनगर मेडिकल के लिए कंप्लीट करनी पड़ेगी। आपके पास ऑप्शन नहीं है, जो भी अलॉटमेंट आपको नेक्स्ट राउंड में होगा वो आपको चूज करना पड़ेगा। यू कैन नॉट गो बैक और आप कहते हैं कि नहीं जी मुझे तो वो कॉलेज मिला था, आई वांट टू स्टे देयर ओनली। आप नहीं स्टे कर सकते। अगर चॉइस चेंज हो गई, सेकंड राउंड में अलॉटमेंट आपका चेंज हो गया, तो जो सेकंड राउंड का अलॉटमेंट होगा वही आपका फाइनल अलॉटमेंट है, उसमें कोई चेंजेस एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। अब एक पॉइंट और भी इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लीजिए आपको सुभारती कॉलेज मिल गया और जब आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं आपने सुभारती फ्री डाल दिया, सेकंड राउंड में आपको दोबारा सुभारती मिल गया, आपको क्या लगेगा, नहीं जी मेरी फॉर्मेलिटीज तो कंप्लीट है और मुझे कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है दोबारा। गलत। अगर आपको सेकंड राउंड में दोबारा सुभारती अलॉट हो गया ना, तो आपको अपनी सारी फॉर्मेलिटीज दोबारा कंप्लीट करनी पड़ेगी, दोबारा से फीस सबमिट करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंटेशन करानी पड़ेगी, सारी फॉर्मेलिटीज दोबारा से होंगी। तो सबसे अच्छा तरीका ये क्या कहते हैं कि जो कॉलेज आपको मिल गया है उसको चॉइस लॉगिंग में से आप निकाल दीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट राउंड में दोबारा वही फॉर्मेलिटीज कंप्लीट ना करनी पड़े और डबल फीस ना पे करनी पड़े। सबसे अच्छा तरीका ये है कि मान लीजिए कोई कॉलेज आपको मिल गया है, जब आप चॉइस लॉगिंग करेंगे नेक्स्ट राउंड के लिए तो उस कॉलेज को उसमें से आप निकाल दें, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके पास है। ओके, अब ये कह रहे हैं फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग। अब ये बहुत अच्छा और पहली बार इस बार ऐसा हुआ है कि जिन बच्चों को जो भी कॉलेज मिल जाएगा, आइदर गवर्नमेंट मिले या प्राइवेट मिले, मेडिकल हो या डेंटल हो, अगर आपको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में कोई भी कॉलेज मिला है और आपको नहीं लेना है तो आपको फ्री एग्जिट का ऑप्शन मिलेगा। पहले क्या होता था कि मान लीजिए कॉलेज मिल गया और आपने नहीं लिया तो आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट था वो डिडक्ट हो जाता था। इस बार ये ऐसा हो रहा है कि अगर फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज आपको मिल रहा है और आपको नहीं लेना है तो आप उसको छोड़ सकते हैं, वो फ्री एग्जिट है, वो सीट ऑटोमेटिकली नेक्स्ट राउंड में आ जाएगी। इस पॉइंट में उन्होंने कहा कि जैसे मान लीजिए कोई कॉलेज आपको फर्स्ट राउंड में मिला, आपने नहीं लिया, पहले क्या होता था कि वो कह देते थे कि दोबारा रजिस्ट्रेशन करके आप आओ। इस बार ऐसा है कि कॉलेज मिला है, आपको नहीं लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सेकंड थर्ड राउंड में दोबारा पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये फर्स्ट राउंड की हम लोगों ने बात की। अब आती है बात सेकंड राउंड की। जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में कोई अलॉटमेंट हुआ और उन्हें दूसरी काउंसलिंग दूसरे राउंड में दोबारा अलॉटमेंट हो गया, तो उन्हें दोबारा पुनः धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे मान लीजिए मुझे पहले राउंड में सुभारती कॉलेज मिल गया, नेक्स्ट में मुजफ्फरनगर मेडिकल मिला, तो मुझे फिर अब दोबारा फीस सबमिट नहीं करनी है, मेरा जो फीस यहाँ था वही एडजस्ट हो जाएगा। अब क्या है कि राज्य और निजी क्षेत्र मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेज है, डेंटल कॉलेज है, अगर आपको इस राउंड में दोबारा कोई सीट मिलती है तो इस बार आपको लेना पड़ेगा, आप एग्जिट नहीं ले सकते। आपके लिए कंपलसरी है कि जो भी अलॉटमेंट आपको मिला है उसको जाकर आप फाइनलाइज करें। अगर आप अलॉटमेंट नहीं लेते हैं अपना, तो जो भी आपका सिक्योरिटी अमाउंट है, मान लीजिए गवर्नमेंट कॉलेज 30,000 रुपए, प्राइवेट है तो 2 लाख रुपए और डेंटल है तो 1 लाख रुपए, वो अमाउंट आपका फॉरफिट हो जाएगा। ठीक है, वो अमाउंट आपको वापस नहीं किया जाएगा सेकंड राउंड के अलॉटमेंट में। फर्स्ट में फ्री एग्जिट है, सेकंड में फ्री एग्जिट नहीं है। सेकंड में आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो डिडक्ट हो जाएगा। अब इसमें क्या है, मान लीजिए फर्स्ट राउंड में आपको अलॉटमेंट होता है सुभारती मेडिकल कॉलेज, आप गए, आपने कॉलेज का जो भी फीस था, जैसे 2 लाख रुपए यहाँ सबमिट हो गए, 15 लाख रुपए और जो थी वो आपने सबमिट कर दी। ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि जी मुझे चाहिए नहीं, मुझे छोड़ना है सीट, आई वांट टू एग्जिट। तो इस केस में क्या होगा ना कि आपके जो ये 2 लाख रुपए हैं, ये 2 लाख रुपए तो आपके हो जाएंगे फॉरफिट, और ये जो 15 लाख रुपए हैं ये आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फर्स्ट राउंड में कुछ मिला, आपने ले लिया, अब सेकंड राउंड में आपका मन नहीं है उससे प्रोसीड करने का, तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट काट के बाकी जो आपका पैसा है वो आपको रिफंड कर दिया जाए। उसके लिए प्रक्रिया होगी वो जैसे काउंसलिंग स्टार्ट होगी वो आपको पता चलती रहेगी। थर्ड राउंड इज इंटरेस्टिंग। इसमें क्या है कि जिन बच्चों को अलॉटमेंट नहीं हुआ है, जिन्हें हो चुका है, जो क्रेडिटेशन के लिए है, वो एलिजिबल है काउंसलिंग की। सेकेंड पॉइंट में ये है कि आपको जो भी कॉलेज अलॉट होगा, गवर्नमेंट, प्राइवेट, डेंटल, मेडिकल, कुछ भी, आपको उसमें एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपकी पूरी सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट में ये है कि मान लीजिए गवर्नमेंट कॉलेज को आपको अलॉट हुआ था फर्स्ट और सेकंड राउंड में, आपने उसे ले लिया, थर्ड राउंड में आपको दोबारा अलॉटमेंट हुआ, अब आपको एडमिशन नहीं लेना है। ठीक है, आप उस कॉलेज में जाके आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, मान लीजिए आपको जेएसटीएम कानपुर अलॉट हो गया थर्ड राउंड में और आपको वहां जाके पढ़ना नहीं है, और फर्स्ट सेकंड राउंड में आपको ऑलरेडी अलॉटमेंट हो गए थे, जैसे मान लीजिए आपकी सीट अपग्रेड होकर आई है थर्ड राउंड में, तो आपने जो फीस ऑलरेडी सबमिट की हुई होगी ना, सिक्योरिटी प्लस कॉलेज की फीस, वो पूरा का पूरा अमाउंट फॉरफिट हो जाएगा यहाँ। तो आपको ना आपका सिक्योरिटी वापस मिलेगा ना, कॉलेज की जो फीस सबमिट आपने की है वो वापस मिलेगी। अब अगर प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें, डेंटल और मेडिकल कॉलेजेस की, तो यहाँ पर आपका सिक्योरिटी प्लस जो भी आपने टोटल फीस पे किया है
मान लीजिए आपने 15 लाख रुपए पे किए हैं किसी कॉलेज में और आपको अब जाना नहीं है, यू वांट टू लीव दैट सीट, तो उस केस में आपके 7.5 लाख रुपए जो हैं वो फोरफिट कर लिए जाएंगे। सिर्फ 7.5 लाख रुपए ही आपको वापस किए जाएंगे। अब थर्ड राउंड की काउंसलिंग के बाद यहाँ एक एल्गोरिथम बनती है कि भैया अभी तक हमारा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिजर्वेशन जो भी था वो जो हमने शुरू में डिस्कस किया उसी के हिसाब से चल रहा था, लेकिन थर्ड राउंड कंप्लीट होने तक, मतलब वो मॉपअप कंप्लीट होने तक हमारी जो सीट्स हैं, मान लीजिए अगर एसटी में कोई सब कैटेगरी में सीट है तो वो फिर सिर्फ एसटी कैटेगरी में जाएगी। अगर एससी में कोई है सब कैटेगरी में, पीडब्ल्यूडी में, एक्स में या एनसीसी में, वो एससी में कन्वर्ट हो जाएगी। जनरल कैटेगरी कोई भी सब कैटेगरी है वो जनरल में चली जाएगी, ओबीसी के लिए ओबीसी में चली जाएगी, ईडब्ल्यूएस की ईडब्ल्यूएस में चली जाएगी। और जो सीटें एसटी की थी वो एससी में कन्वर्ट हो जाएगी, उनका अलॉटमेंट एससी में होगा, एससी वालों का जनरल में हो जाएगा, ओबीसी भी जनरल में चला जाएगा, ईडब्ल्यूएस भी जनरल में चला जाएगा, और आपका जो माइनॉरिटी है वो सब जनरल में अलॉटमेंट हो जाएंगे। तो आप ये मान के चलिए कि थर्ड राउंड के बाद आपका कन्वर्जन होता है कैटेगरीज का। अब ये सारी कंप्लीट होने के बाद हम लोग बात करेंगे स्ट्रे राउंड की। अब स्ट्रे राउंड में क्या है कि सिर्फ वही बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्हें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड में कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुआ है। दूसरा क्या है कि जिन बच्चों को ऑल इंडिया की काउंसलिंग में किसी भी राउंड में कुछ भी अलॉटमेंट हुआ है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जैसे काउंसलिंग कैसे होती है कि पहले ऑल इंडिया राउंड 1 होगा, फिर स्टेट राउंड 1, फिर ऑल इंडिया राउंड 2, फिर स्टेट राउंड 2, फिर ऑल इंडिया मॉपअप, ये स्टेट का मॉपअप राउंड होगा, फिर ऑल इंडिया स्ट्रे होगा, फिर स्टेट का स्ट्रे राउंड होता है। तो आप समझ लीजिए कि आपको अगर ऑल इंडिया के किसी भी राउंड में कोई भी अलॉटमेंट हुआ है तो आप स्टेट की स्ट्रे राउंड काउंसलिंग में नहीं बैठ सकते। अब इन्होंने क्या कहा है कि जिन बच्चों को बीडीएस अलॉट हुआ है फर्स्ट, सेकंड या थर्ड राउंड की काउंसलिंग में और वो एमबीबीएस के लिए काउंसलिंग कराना चाहते हैं, ठीक है, तो उन्हें राजकीय या निजी किसी भी क्षेत्र के अगर एमबीबीएस कॉलेज के लिए जाना है तो वो ध्यान रखें कि उनको सिक्योरिटी अमाउंट, अगर राजकीय के लिए जा रहे हैं 30,000 रुपए और अगर आपका प्राइवेट के लिए जा रहे हैं मेडिकल के लिए तो 2 लाख रुपए आपको जमा कराने जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपको अलॉटमेंट हुआ रखा है ऑलरेडी और आपका वो पैसा उस फीस में एडजस्ट हो गया और आपको लग रहा है कि आप स्ट्रे राउंड में भी उसी पे बैठ जाएंगे। आपको स्ट्रे राउंड के लिए अलग से अपना डिपॉजिट पे करना पड़ेगा। अब स्ट्रे राउंड की काउंसलिंग के लिए आपको पहले तो 1,000 रुपए से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जिन्होंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया है और पहली बार स्ट्रे राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो अलॉन्ग विद रजिस्ट्रेशन फीस आपको सिक्योरिटी अमाउंट भी जमा करना होगा जिस भी कॉलेज की काउंसलिंग के लिए आप बैठ रहे हैं। गवर्नमेंट के लिए 30,000 रुपए, प्राइवेट मेडिकल के लिए 2 लाख रुपए और डेंटल के लिए 1 लाख रुपए। जिन बच्चों ने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड की काउंसलिंग की थी उन्होंने सिक्योरिटी अमाउंट भी जमा किया लेकिन उन्हें तीसरे राउंड में कुछ नहीं मिला, तो उस केस में क्या होगा कि आपको ये तो जमा करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन फीस 1,000 रुपए, लेकिन जो सिक्योरिटी अमाउंट आपका ऑलरेडी जमा है 30, 1 लाख या 2 लाख रुपए वो इसमें ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। दोबारा से सिक्योरिटी अमाउंट पे नहीं करना पड़ेगा। कि जब स्ट्रे राउंड की काउंसलिंग होगी तो आपका डोमिसाइल, आपके डॉक्यूमेंट, आपके कैटेगरी अगर आपके पास है तो ही आपका अलॉटमेंट होगा, अगर आपके पास नहीं है तो आपका अलॉटमेंट कैंसिल हो जाएगा। और जिन बच्चों को स्ट्रे राउंड की काउंसलिंग में कुछ भी मिलेगा, वेदर गवर्नमेंट मिले, प्राइवेट कॉलेज मिले और आप नहीं ले रहे हैं कि बस सिक्योरिटी अमाउंट जमा है, कोई बात नहीं, नहीं लेंगे इस साल, नेक्स्ट ईयर लेंगे, तो उस केस में आप नेक्स्ट ईयर की जो काउंसलिंग है 2025 की उसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो आप जो भी चॉइस फिलिंग करें वो देख के कीजिए, जिन कॉलेज में आपको जाना है उन्हें ही आप फिल कीजिए। ऐसा नहीं कि 2 लाख रुपए की तो दिक्कत नहीं है लेकिन नेक्स्ट ईयर काउंसलिंग में नहीं बैठ पाएंगे, तो मेक श्योर कि आप स्ट्रे राउंड की जो काउंसलिंग है वो बहुत अच्छी तरह से करें। अभी तक हम लोगों ने बात की थी कि काउंसलिंग कैसे होती है, अब हम लोग बात करेंगे कि जब आपको अलॉटमेंट हो जाएगा तो अलॉटमेंट के बाद आपको क्या करना है। अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, मेडिकल, डेंटल या संस्थानिक या विश्वविद्यालय में अगर आपको कोई भी कॉलेज मिलेगा तो जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा उसी कॉलेज में जाकर आपको अपनी एडमिशन की फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज कोई अलॉट हो रहा है तो उस केस में आपको उस प्राइवेट कॉलेज में नहीं जाना है, जो नोडल सेंटर बनाए गए हैं उनमें आपको जाकर अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा इधर बिलोंग करता है गाजियाबाद से, तो उसको लखनऊ जाने की जरूरत नहीं है, क्या जो उसे अलॉटमेंट में मिलेगा वहां जाकर वो अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकता है। अब फॉर्मेलिटीज कैसे पूरी होंगी, तो उस केस में आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा, डीडी। अब डीडी कैसा बनवाना होगा, इट हैज टू बी सीटीएस। अब कई बार क्या होता है ना कि बहुत लोग जानते नहीं है लेकिन जो 1 या 2 लाख रुपए से ऊपर का अमाउंट है वो डीडी सीटीएस होना चाहिए। अगर वो सीटीएस नहीं है तो वो डीडी एक्सेप्ट नहीं होगा। मान लीजिए आप लास्ट डे गए अलॉटमेंट के, आप डीडी बनवा कर ले गए लेकिन डीडी आपका सीटीएस नहीं है, बैंक वालों ने ध्यान नहीं दिया, तो उस केस में क्या होगा, आपका अलॉटमेंट कैंसिल हो जाएगा। आप सेम डे तो जाकर डीडी बनवा सकते, डीडी बनने में टाइम लगता है, तो आप मेक श्योर करें कि आपका जो डीडी हो वो सीटीएस हो। अब डीडी आपको किस नाम से बनवाना है, डीडी आपका बनेगा महानिदेशक मतलब डायरेक्टर जो है डीजीएमई,
उत्तर प्रदेश लखनऊ, उनके नाम से आपका डीडी बनेगा। डीडी किस अमाउंट का बनेगा? वो अमाउंट जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि इस कॉलेज के लिए क्या अमाउंट है। स्टेट के जो कॉलेजेस हैं उनके लिए पूरी लिस्ट होती है, उस लिस्ट में मेंशन होता है कि जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ उसका क्या फीस है। तो वो फीस आपको लेकर जानी है डीडी की फॉर्म में। जो कॉलेजेस का नोडल सेंटर है वो अभी भी आगे इसमें नेक्स्ट 2 में मिलेगा, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है, तो इनका कहना ये है कि जब भी आप अलॉटमेंट करेंगे उससे पहले कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी पूरी फीस जो है, ट्यूशन फीस, मिसलेनियस चार्जेस, आपका हॉस्टल का जो चार्ज है, वो सब ऑलरेडी अपनी वेबसाइट पे डिस्प्ले करें। अब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं काउंसलिंग के लिए। अब मुझे अलॉटमेंट हो गया तो मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। पहला तो जो आपको अलॉटमेंट लेटर मिला है वो, दूसरा आपका नीट का जो प्रवेश पत्र है और स्कोर कार्ड, ठीक है, एडमिट कार्ड और आपका स्कोर कार्ड, ये 2 चीजें आपको लेकर जाना। थर्ड आपका 10th 12th का जो मार्कशीट है वो आपको लेकर जाना है, ओरिजिनल, और प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट्स जो होते हैं। फिर अगर आप सामान्य निवासी हैं, जैसे जो बच्चे जिन्होंने 10th 12th बाहर से किया था ना और वो बिलोंग यूपी से करते हैं, तो उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जाना है अगर एप्लीकेबल है तो। अगर आपने 10th 12th यहीं से किया है तो आपको डोमिसाइल लेके नहीं जाना है। फिर आपका जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है, फिर आपका पहचान पत्र, अब उसमें आधार कार्ड भी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी, पैन कार्ड या पासपोर्ट, इन 4 में से कोई भी डॉक्यूमेंट आप लेकर जाइए। अब ये तो होंगे डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन के बाद जो भी आपका फीस फाइनलाइज होगा गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज के लिए, वो आपको फीस वहां सबमिट करना है। अब इन्होंने क्या कहा है कि प्रवेश के समय अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपका गलत पाया जाता है, अब उसमें क्या है, अब या तो जब आप वहां अलॉटमेंट के लिए गए हो तब, या अलॉटमेंट होने के बाद अगर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपका डॉक्यूमेंटेशन कुछ भी अगर गलत पाया जाता है, आइदर कैटेगरी, डोमिसाइल या 10th 12th की मार्कशीट, तो वो आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, और उस पर कार्रवाई होगी अलग। अब यहाँ हम लोग बात करेंगे कि जैसे मान लीजिए मुझे कोई अलॉटमेंट हुआ और मुझे वो लेना नहीं है, आई वांट टू लीव दैट ऑप्शन, तो वो आप कैसे छोड़ सकते हैं? उस केस में आपको एक त्याग पत्र देना होगा। मुझे कोई अलॉटमेंट हुआ, मैंने जाके वहाँ सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर दी, लेकिन अब मुझे वहाँ एडमिशन नहीं मिला, मुझे कहीं और एडमिशन मिल गया, तो उस केस में त्याग पत्र की एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। वो कैसे फॉलो करना पड़ेगा? त्याग पत्र वही दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे अलॉटमेंट हुआ और मैंने अलॉटमेंट के बाद जाकर कॉलेज में अपनी एडमिशन की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी, तो वो बच्चे त्याग पत्र दे सकते हैं। अब त्याग पत्र के लिए क्या है कि जिस भी नोडल सेंटर पर जाकर अपनी एडमिशन फॉर्मेलिटीज आपने कंप्लीट की हैं, उसी नोडल सेंटर पर जाके आपको इन पर्सन अपना त्याग पत्र देना होगा, और वो त्याग पत्र आपका अपडेट होना चाहिए NIC की वेबसाइट पे। अगर वो NIC के पोर्टल पे नहीं अपडेट हुआ और त्याग पत्र देने में आपको लेट हो गया, तो त्याग पत्र एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वो टाइमली सबमिट होना चाहिए और वो अपडेट होना चाहिए वेबसाइट पर। अब इसमें क्या है कि जब फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होगी, अब मान लीजिए काउंसलिंग में आपको अलॉटमेंट हुआ, फर्स्ट राउंड में आपने सब फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर दी, ठीक है, आप कॉलेज चले गए, लेकिन आपको लग रहा है कि मुझे ऑल इंडिया में कोई अच्छा कॉलेज मिल गया है, कहीं और कोई अच्छा कॉलेज मिल गया है और मुझे कॉलेज छोड़ना है, तो उस केस में जब भी नेक्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग होगी, उससे 2 दिन पहले आपको अपना त्याग पत्र देना होगा नोडल सेंटर पे, NIC पे उसे अपडेट कराना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, मान लीजिए 24 जुलाई में नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होनी है, चॉइस फिलिंग, तो आपको 22 जुलाई तक सुबह 11 बजे तक अपना त्याग पत्र देना जरूरी है, तभी आपको फ्री एग्जिट मिलेगी। उस केस में जो भी आपकी फीस होगी लिविंग द सिक्योरिटी, वो आपको रिफंड कर दी जाएगी। मान लीजिए आप प्राइवेट कॉलेज में गए तो आपका जो भी ट्यूशन फीस था वो आपको रिफंड हो जाएगा, आप गवर्नमेंट कॉलेज में गए तो आपका सारा पैसा रिफंड हो जाएगा। वो फ्री एग्जिट आपको तब मिलेगी जब आपने त्याग पत्र अपना टाइमली सबमिट किया हो। अगर टाइमली आप त्याग पत्र सबमिट नहीं करेंगे तो आप सेकंड राउंड में चले जाएंगे ऑटोमेटिकली। फिर सेकंड राउंड में आपको पता है कि फॉरफिट हो जाती है सिक्योरिटी वापस नहीं होती है। अगर आप अपना त्याग पत्र टाइमली सबमिट कर देते हैं तो उस केस में आपके ऊपर फिर नेक्स्ट राउंड वाले जो इम्प्लीमेंटेशन से वो नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए मैंने ऐसा आपको बताया कि अगर आपने टाइमली दे दिया तो आपको फ्री एग्जिट मिल जाएगी, अगर नहीं दिया तो आपकी सिक्योरिटी जो है वो फॉरफिट हो जाएगी नेक्स्ट राउंड में। अब दूसरे राउंड में काउंसलिंग में क्या होगा, वही सेम सिचुएशन है कि भाई आपने अगर अपना टाइमली त्याग पत्र दिया तो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट छोड़ के बाकी अमाउंट आपका वापस कर दिया जाएगा, जो भी ट्यूशन फीस होगी। लेकिन अगर आपने नहीं किया तो नेक्स्ट राउंड में आपका आधा अमाउंट जाएगा फिर, और गवर्नमेंट का पूरा ही चला जाएगा। अगर आपने ये फॉर्मेलिटीज टाइमली कंप्लीट नहीं की तो फिर आप थर्ड राउंड वाली जो कंडीशन है वो आपके ऊपर इंप्लीमेंट हो जाएगी कि आपका आधा अमाउंट काट दिया जाएगा और आधा आपको रिफंड किया जाएगा, और गवर्नमेंट में तो कुछ भी रिफंड नहीं किया जाएगा। अब देखिए थर्ड राउंड में वही सेम चीजें हैं कि अगर आपने थर्ड राउंड में त्याग पत्र अपना टाइमली दिया तो आपका आधा पैसा रखा जाएगा, आधा रिफंड कर दिया जाएगा।
अगर आपने टाइमली त्याग पत्र नहीं दिया तो आपका पूरा का पूरा पैसा फॉरफिट हो जाएगा, क्योंकि आप स्टे राउंड में चले जाएंगे और स्टे राउंड में पैसा नहीं मिलता है। ठीक है, स्टे राउंड तो उन्हीं के लिए जिन्हें कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ, तो ना तो आप काउंसलिंग में बैठ पाएंगे और ना आपको आपका पैसा रिफंड होगा अगर आपने टाइमली सबमिट नहीं किया है। अगर आप यहाँ सीट छोड़ देते हैं तो आपका पैसा तो भले ही डिडक्ट हो जाए, लेकिन आप नेक्स्ट टाइम बैठ पाएंगे काउंसलिंग में। आपके साथ वो बॉन्ड वाला सिस्टम नहीं होगा कि जी मुझे बॉन्ड देना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा। सेम गोज विद आपके प्राइवेट कॉलेजेस। वही बात है कि अगर आप टाइमली कर रहे हैं तो आपको आधा पैसा रिफंड होगा, नहीं कर रहे हैं तो पैसा रिफंड नहीं है। अब स्टे राउंड की हम लोग बात करते हैं। अब स्टे राउंड में क्या है कि मान लीजिए अगर आपको अलॉटमेंट मिल गया और आपने त्याग पत्र टाइमली नहीं दिया तो आपका पूरा का पूरा पैसा, जो भी आपने सिक्योरिटी दी है ट्यूशन फीस है, पूरा पैसा खत्म हो जाएगा। और अगर ट्यूशन फीस नहीं दी है तो आपको पे करनी पड़ेगी। जैसे इन्होंने लिखा हुआ है, यदि अभ्यर्थी को धरोहर धनराशि वापस की जा चुकी है तो वह भी अभ्यर्थी को वापस करनी होगी। मान लो जो कोई भी अमाउंट अगर आपको वापस हुआ है ना, तो वो आपको सबमिट करना पड़ेगा डीडी की फॉर्म में, डीजीएमबी के नाम पे, वरना आप पे कानूनी कार्रवाई होगी। वो बच्चे जो यूपी में गवर्नमेंट मेडिकल एमबीबीएस या बीडीएस करना चाहते हैं तो उस केस में आपको एक बॉन्ड करना होगा 2 साल का, और वो बॉन्ड है 10 लाख रुपए का। इसमें साफ साफ लिखा है कि जब आपका पूरा एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगा 5.5 साल का, उसके बाद आपको 2 साल यूपी गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। और देना कहाँ पड़ेगा? महानगरों को छोड़ के, मतलब जो रूरल एरियाज है वहां आपको काम करना पड़ेगा एज पीजी जेआरओ। ठीक है, और वहां आपको 2 साल काम करना पड़ेगा। अगर वो 2 साल आप काम नहीं करेंगे तो उस केस में आपको 10 लाख रुपए सबमिट करने पड़ेंगे। दिस इज द कंडीशन टू स्टडी इन गवर्नमेंट कॉलेजेस। अगर आपको काउंसलिंग में कोई दिक्कत आएगी तो उसके लिए आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर स्टेट बैंक से रिलेटेड है तो इस पर आप कीजिए, आईसीआई से रिलेटेड है तो इस पे कीजिए, और अगर नॉर्मल कोई है तो आप इन नंबर पे इस पे ईमेल कर सकते हैं और इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। जब आपको कोई क्वेरी होगी और आप ईमेल करेंगे तो उसमें आपका नाम होना चाहिए, पंजीकरण संख्या होनी चाहिए, रोल नंबर होना चाहिए, ऑल इंडिया रैंक होनी चाहिए, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। इन सब चीजों के साथ आपको अपनी क्वेरी लिख के भेजनी है। ऐसा नहीं कुछ भी लिख के और भेज दिया, उनको पता ही नहीं कि भैया कौन बच्चा, इसकी दिक्कत क्या है। तो आपका नीट का एप्लीकेशन नंबर होना चाहिए, आपका रजिस्ट्रेशन आप यूपी में करेंगे, रजिस्ट्रेशन डिटेल होनी चाहिए, नंबर, मोबाइल, ये सब डिटेल्स आपको उस मेल में लिखकर भेजनी है। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो इन 20 में से कोई एक आपको नोडल सेंटर चूज करना है जो भी आपके लिए नियर बाय हो। जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं, आपके नियर बाय जो भी कॉलेज आपको पढ़ रहा है उसको एज नोडल सेंटर आप अपने फॉर्म में चूज कर लीजिए। आपको जो प्राइवेट डेंटल और मेडिकल कॉलेजेस के अलॉटमेंट होंगे, जैसे गवर्नमेंट वालों का तो कॉलेज में जाके फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएंगी एडमिशन की, लेकिन जो प्राइवेट एमबीबीएस और बीडीएस कर रहे हैं उनके नोडल सेंटर जो है वो ऑलरेडी फाइनलाइज है। तो जब आपको अलॉटमेंट होगा तो आपको ये चेक करना है कि आपका जो डेंटल या मेडिकल कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उस केस में आपको किस कॉलेज में जाकर अपनी एडमिशन की फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मुझे आईटीएस डेंटल कॉलेज अलॉट हुआ, तो मेरी जो एडमिशन की फॉर्मेलिटीज है वो यूपी के गवर्नमेंट कॉलेज जो ग्रेटर नोएडा है वहां जाकर कंप्लीट होंगी, ना कि कॉलेज में जाकर। तो आपको ध्यान रखना है कि नोडल सेंटर कौन सा आपका मिला है और वहां जाकर आप अपनी एडमिशन की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करेंगे। ये नहीं कि आपको पता नहीं और आप सीधा प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हैं उठ के कि जी मेरा तो एडमिशन की फॉर्मेलिटीज वहीं पूरी होंगी। आपको देखना है कि नोडल सेंटर आपका कौन सा है, कहां जाकर आपको एडमिशन की फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। अब ये इन्होंने डिटेल्स दी हुई है। इस बार हमारे यहाँ कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस बढ़े हैं, ये आप देख लीजिए। ऑलमोस्ट 32 से 38 तक हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेज इस साल बढ़े हैं। तो टोटल हमारे पास जो सीट आ रही है इस बार स्टेट कोटा में, दे आर 3849। हमारे यहाँ बीडीएस सिर्फ एक ही कॉलेज में है, उसमें सीट्स है स्टेट कोटा में सिर्फ 51। ये है आपके प्राइवेट कॉलेजेस। अब ये नंबर ऑफ सीट्स आर वेरिएबल का मतलब ये है कि जैसे प्राइवेट कॉलेजेस में कई बार सीटें बढ़ जाती हैं, तो ये वेरिएबल है, ये सिर्फ एक रफ आइडिया आपके लिए है। नन और लेस ये सेम रहती है, बहुत ज्यादा डिफरेंस इसमें आता नहीं है। तो प्राइवेट कॉलेजेस में हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 6000 सीटें हैं। यहाँ कैटेगरी का कोई मतलब नहीं है, यहाँ सारा अलॉटमेंट जो है वो मेरिट पे होता है। वो स्टेट का बच्चा भी हो सकता है और वो बाहर का बच्चा हो सकता है, प्राइवेट सबके लिए ओपन है। ये है आपके डेंटल कॉलेजेस 22, इनमें करीबन 2000 सीटें हैं, 2150। अब जो बच्चे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको ध्यान रखना है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो इन्हीं हॉस्पिटल से बनना चाहिए। आप अगर यूपी से बिलोंग करते हैं, दिल्ली आपके लिए नियर बाय है, दिल्ली जा सकते हैं आप, चंडीगढ़ जा सकते हैं। अब इसमें आपको एक चीज और देखनी है कि ये जो सर्टिफिकेट आपका बनेगा ना वो किस एबिलिटी के लिए है। तो आपको चेक करना है कि सारे हॉस्पिटल जो है ना वो सब डिसेबिलिटीज के लिए नहीं बनाते हैं। मान लीजिए आपको फॉर एग्जांपल बनवाना है विजुअल डिसेबिलिटीज का, तो विजुअल डिसेबिलिटी दिल्ली में नहीं बनता है, आपको किसी और में जाना पड़ेगा। तो आपको चेक करना है कि जो डिसेबिलिटी आपको है उसके लिए सर्टिफिकेट कौन सा नियर बाय हॉस्पिटल बना रहा है, वहां जाकर आप चेक कर सकते हैं। I'll update this list on my post, वहां जाकर आप चेक कर सकते हैं। ऑप्शन है 16 हॉस्पिटल्स के, इनमें से कहीं भी जाकर आप बनवा सकते हैं।
ये जब आप कॉलेज में जाएंगे तो ये एग्रीमेंट का फॉर्मेट है, इसमें आपको फिल करके लेके जाना है और ये सबमिट होगा एडमिशन के टाइम पर। ये बेसिक है कि भाई कौन कौन एलिजिबल है एमबीबीएस और बीडीएस के लिए, क्या एज का क्राइटेरिया है, कौन कौन से आपने फिल किए कोड, या आपने 12th कब किया था, 12th किया, बीएससी किया है, ठीक है। ये डिटेल्स वही है जो आपके नीट के ब्रोशर में थी। ये उन बच्चों के लिए जो स्वतंत्रता संग्राम फ्रीडम फाइटर्स वगैरह हैं उनके लिए डिटेल्स है, उसके लिए आपको ये बनवाना पड़ेगा अपने जिला अधिकारी से। तो ये सारी डिटेल्स हैं आपकी यूपी की काउंसलिंग की, ये बेसिक एलिजिबिलिटी है। अब कुछ दिनों में शेड्यूल भी आ जाएगा यूपी की काउंसलिंग का कि कब रजिस्ट्रेशन होगा। हम लोगों ने बेसिक सब क्लियर कर लिया। तो अब इसके बेसिस पे अगर आपको कोई भी डाउट है काउंसलिंग से तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स और यू कैन कॉन्टेक्ट माई टीम, विल हेल्प यू इन द काउंसलिंग। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिहाफ पर काउंसलिंग हम लोग करें तो वी डू प्रोवाइड पेड सर्विसेज, तो उसके लिए यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन द नंबर गिवन ऑन द स्क्रीन। Thank you so much. I hope this video was helpful for you और I could be of some help to you. आप काउंसलिंग आराम से कर पाए। अगर कोई बेसिक कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं। You can write on the comment box. Thank you so much.